नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा है कि उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। कैसे हैं आप सभी? चलिए, ओके, चलो। टाइमिंग के बारे में आराम से बातचीत करेंगे। पहले आज थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना, कुछ क्लास में देख लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमारे सिलेक्शन का एकदम आधार है। तो अगर सिलेक्शन का जो आधार है, अगर उसी के बारे में हम मतलब बातचीत करें तो इससे अच्छी बात कुछ होगी नहीं, क्योंकि सिलेक्शन ही सब कुछ है और सब कुछ ही सिलेक्शन है। जो सब कुछ है वही सिलेक्शन है, और जो सिलेक्शन है वही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू भाई सौरभ मंडल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत की थी, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर चल रहा था, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता का पार्ट 3 यानी हड़प्पा का आज हम भाग 3 कर रहे हैं। और इससे पहले वाले भाग में हमने देखा किस किस शहर से क्या क्या मिला है, और जो जो मिला है वो तो मिला ही है। आज हम देखेंगे इसके स्पेशल फीचर्स के आखिरकार सिंधु घाटी की सभ्यता इतनी विशेष या इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती थी। आज बहुत गर्मी है, ऐसे बता रहे से आज गर्मी, अरे भाई डेली ही बहुत गर्मी होती है मेरे बच्चे, ठीक है। ठीक है राजदेव जी, मैं लास्ट में सब बता दूंगा, ठीक है। तो डाल लीजिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आईवीसी, आईवीसी की महत्वपूर्ण विशेषता। देखो, आईवीसी का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो आज के बाद अगर आईवीसी लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना सिंधु घाटी की सभ्यता की बात चल रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात चल रही है। और हम इसकी विशेष बातें आज देखेंगे, ठीक है। विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता इतनी मशहूर क्यों हो गई, या फिर ये इतनी फेमस क्यों हो गई। आज हम इन सभी के बारे में देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो, पहला फीचर आप लिख लीजिए, इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये एक शहरी सभ्यता थी। अर्बन सिविलाइजेशन ये एक शहरी सभ्यता थी, मतलब सारे के सारे शहर मिले हैं, कोई भी गांव नहीं मिला है, सबके सब हमें अर्बन मिले हैं, सिटीज मिले हैं, शहर मिले हैं। पहला फीचर। दूसरा फीचर, वी फाउंड प्लैंड टाउन। लिखे नियोजित शहर प्राप्त हुए हैं, नियोजित शहर प्राप्त हुए हैं, नियोजित शहर प्राप्त हुए हैं। मतलब प्लानिंग वे में बनाया, ऐसा नहीं कि कहीं भी सड़क बन गया हो, कहीं भी मकान बन गया हो, कहीं से दुकान निकाल दी हो। अब जैसे कि आपने थोड़ा स्लम्स एरिया देखे होंगे, झुग्गी झोपड़ियों वाले जो एरिया होते हैं, या अनऑथराइज्ड या अनप्लैंड जो मतलब एरिया होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। वो एरिया होते हैं कि पहले वहां लोग जाते हैं, रहते हैं, बाद में फिर उसका ड्रेनेज सिस्टम, नाली, जल बहाव वगैरह ये सब देखा जाता है। लेकिन ये एक प्लैंड था। प्लैंड का मतलब पहले ये ऑन पेपर बना होगा, यानी कि पहले इसका नक्शा तैयार हुआ होगा, उसके बाद ये शहर बसना शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो दो फीचर समझ में आए, एक तो अर्बन और एक प्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा फीचर, वी फाउंड inland
साथ साथ लिखोगे तो बहुत समझ में आएगा। ड्रेनेज सिस्टम, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, इनलैंड ड्रेनेज, भूमिगत जल निकासी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूमिगत जल निकासी यानी कि नाले और नालियां जमीन के अंदर होते थे, ठीक है, जमीन के अंदर होते थे, ओपन नाले नालियां नहीं मिले हैं। ड्रेनेज का मतलब है नाला जो होता था वो अंडरग्राउंड होता था, जमीनों दज होता था, जमीन के अंदर होता था। तो खुले नाले नालियां हमें नहीं मिले हैं। देख रहे हो, आज से 5-5.5 हजार साल पहले भी अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, 5,000 साल पुराना है ये, और 5,000 साल पुराना भी बंद नाले नाली मिले। बल्कि आज के समय में अगर हम देखें तो आप देखोगे कि सारे नाले नाली खुले पड़े हैं, वहीं चाट पकौड़ी मिली है, वहीं बड़े गोलगप्पे लग रहे हैं, वहीं आप बहुत अच्छे से बेटे खा रहे हैं, वहीं हैजा हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉलेरा हो रहा है, बीमार हो रहा है, लोग मर रहे हैं भाई, लोग मर रहे हैं। हाय रे, लोग मर रहे हैं देवताओं। तो ये समय हालात है अगर आप देखें। चलो, एक तो गर्मी बहुत। चौथा फीचर, वी फाउंड ग्रिड सिस्टम। हमें सभ्यता में ग्रिड व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी व्यवस्था? ग्रिड व्यवस्था। अब आपको यह देखना होगा ये ग्रिड व्यवस्था क्या होती है। ग्रिड व्यवस्था का मतलब होता है कि जो टाउन जो है, शहर जो है, इसमें दो बातों का मतलब ध्यान रखा जाता है। दो बातों का ध्यान कि रोड्स, सड़क, मार्ग एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। यानी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, 90 डिग्री। और एक और बात इसमें ध्यान रखना, हाउसिंग जो होती है, आवास जो होता है मेरे बच्चों, यानी मकान जो बने होते हैं वो बने होते हैं इन ब्लॉक्स, यानी मकान ब्लॉकों में बने हुए मिलेंगे। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, इस प्रकार से मतलब बटे होते हैं। तो जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री राइट एंगल पर काटती हों और जहां मकान हाउसिंग इन ब्लॉक्स हो, यानी कि ब्लॉक में हाउसिंग है, प्लानिंग वे में मतलब करी है, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ग्रिड सिस्टम, ग्रिड व्यवस्था। अब इसका डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, ये देखो इस प्रकार से ये शहर में सड़कें हैं। सर आज खुश हो रहे? मैं हमेशा ही बड़े खुश रहता हूं। ये सड़क देखो कितने डिग्री के एंगल पे काट रही है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बनना है, 90 डिग्री का कोण। सीटाडेल भी समझाएंगे बेटे, चिंता मत करो, जब तक क्लास खत्म नहीं करेंगे जब तक के सीटाडेल नहीं समझा देंगे। देख रहे हो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और मकान मैंने क्या बताया किस में होंगे? ब्लॉक्स में होंगे। जैसे कि ये मकान बने इस पूरे एरिया में, तो ये हो गया ब्लॉक ए, ये हो गया पूरा ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी, ये ब्लॉक डी। इस प्रकार के स्ट्रक्चर जहां कहीं भी मिलता है हम उसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ग्रिड व्यवस्था। छापो, डायग्राम बना लो अच्छे से, जैसे ही हो जाए मेरे बच्चों लिख देना। डन सर, डन।
अच्छी और पेंटिंग वेंटिंग कहाँ अच्छी आती, बस बड़े समझाने लायक बना लेता हूँ। अरे कोई नहीं आदित्य जी, माय प्लेजर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। और आज बहुत एनर्जी है आप में। जी 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 जी, एनर्जी तो बेटा बहुत है। हाँ यार, राइटिंग थोड़ी मतलब मेरी वैसी है, अगर थोड़ी कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। अब देखो, ग्रिड राइटिंग मत देखो तो हो सकता है कि शब्दों पे ना जाए, भावनाओं को समझे, आप मुंह के शब्दों को समझे। सड़कें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, मकान ब्लॉकों में होते हैं, उसे डायग्राम बना के समझा, उसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम। कौन से नंबर का फीचर था? चौथा। आप चलते हैं पांचवें फीचर की तरफ। पांचवा फीचर लिख लीजिए, जो कि आप बहुत टाइम से बोल रहे हैं, लिख देना। एवरी सिटी वॉज बेस्ड ऑन सीटाडेल। हर शहर सीटाडेल के ऊपर आधारित था। सीटाडेल, एवरी सिटी वॉज बेस्ड ऑन सीटाडेल। बिल्कुल भाई, ये नोट्स आपके पीएससी में भी काम आएंगे, कहीं भी आप जाओ वहां काम आएंगे। हर शहर हमें सीटाडेल पर आधारित मिला है, एवरी सिटी। तो जो भी हमें टाउन या शहर मिले हैं वो किस पर फंसे हुए होते थे? सीटाडेल। अब समझना आपको ये है कि सीटाडेल क्या पंगा है भाई, ये सीटाडेल बवाल क्या है सीटाडेल। तो देखो, टाउन जो होता था, शहर जो होता था, सीटाडेल शब्द का मतलब होता है फोर्ट, किला। और ठीक है, एक तो ये शब्द का मतलब हो गया। सीटाडेल का मतलब है कि जो शहर जो होता था, यानी कि जो सिटी जो हमें मिली है, कोई भी शहर जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, सीटाडेल का मतलब है कि वो दो भागों में बटा हुआ होता था। ठीक, थैंक यू भाई सनफ्लावर, राइटिंग आपको अच्छी लगी, थैंक यू। मतलब वो वाला बच्चा समझ में आ जाता सर, इतना क्लियरली बोलते, इसीलिए मैं बहुत आराम से बोलता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो एक तो शहर का होता था अपर पार्ट, उच्च भाग, या थोड़ा उठा हुआ भाग, या हिली एरिया भी आप बोल सकते हो, थोड़ा ऊंचाई पर स्थित भाग। और एक होता था लोअर पार्ट, मतलब निम्न भाग। लोअर पार्ट, निम्न भाग। अपर पार्ट पे रिच लोग रहते थे, रिच पीपल। लिख लो, यहां पर अमीर लोग रहा करते थे, अमीर लोग। मैं एक क्लास पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने लिखा कि यहां पर अमीर लोग रहते थे। मतलब ऑफलाइन की बात है, तो वहां पर एक बच्चा था, तो बोलता सर सिर्फ लोग रहते थे, लुगाई नहीं रहती थी। तो मतलब अच्छा खासा होगा मतलब अच्छा। तो मैंने कहा कि बेटा, लोगों का मतलब उसमें लोग लुगाई दोनों आ जाते हैं, यानी कि आदमी औरत, पुरुष महिला, मेल फीमेल, ठीक है, स्त्री और आपका मर्द, सारे बेटे इसमें आ जाते हैं। ठीक है। और लोअर पार्ट में रहते थे कॉमन पीपल,
या फिर कॉमन मैन, आम आदमी। केजरीवाल साहब मत लिख लेना बस आम आदमी सुन के बेटे। इसको सीटाडेल कहते थे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये लोग अपर पार्ट में नहीं जा सकते थे, ठीक है, ये लोग भी इस भाग में जा सकते थे, लेकिन उसके लिए टोकन, एक एंट्री एक लगती थी, टिकट इस प्रकार की, ठीक है। तो लोअर पार्ट में जो आम लोग होते थे, अगर ये आम लोग पैसा कमा लिया करते थे तो ये उच्च भाग में जा सकते थे। इसी को सीटाडेल कहा गया है। सीटाडेल मतलब किला। तो इस पूरे एरिया की किलेबंदी कर दी जाती थी और ये निम्न भाग में रहते थे, जो नीचे वाला एरिया जो रहता था उसमें मतलब रहा करते थे। ठीक, बिल्कुल सही बोला बेटा तूने रितिका। ठीक है, निम्न भाग, लोअर पार्ट, सीटाडेल। छठा फीचर लिख लीजिए, देयर वॉज नो कास्ट सिस्टम। लिखे, जातिवाद नहीं पाया गया है। कोई सरनेम नहीं मिला है, कोई सरनेम नहीं होता था, कोई भेदभाव नहीं होता था, तो लोगों के नाम के आगे सरनेम नहीं मिले हैं। सातवां फीचर, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स। मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, मंदिर नहीं मिले हैं। पूजा पाठ होती थी लेकिन मंदिर नहीं मिलते थे, मंदिर नहीं मिले हैं भाई ना, मंदिर नहीं मिले हैं। यानी देवी मां की मूर्तियां हर शहर से प्राप्त हुई हैं, लेकिन वो पेड़ के नीचे जैसे किसी ऊंचे वाले भाग पर रख दी, वहां रखे जाते थे, लेकिन मंदिर नहीं होते थे। तो जब भी रिलीजन की बात होगी, धर्म की बात होगी, तो एक तो आपसे पूछा जाएगा मोस्ट वर्शिप्ड, सबसे अधिक पूजा किसकी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती थी, ये पूछा जाए तो लिख लेना पशुपति शिवा। भाई पशुपति शिवा, पशुपति शिवा की पूजा सबसे अधिक होती थी। पशुपति शिवा वॉज द मोस्ट वर्शिप्ड गॉड, या सबसे अधिक पूजा पशुपति शिवा की होती थी, जो मैंने आपको बताया था, जिसकी मोहर हमें मोहन जुदारो से प्राप्त हुई है। ठीक, पशुपति शिवा। बट लेकिन we found a statue of mother goddess from every house या from every city। हमें हर शहर से देवी मां की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किसकी मूर्ति हमें हर शहर से प्राप्त हुई है, लगभग तो देवी मां की मूर्ति। पशुपति शिवा सबसे अधिक पूछे जाते थे, सबसे ज्यादा पूजा इनकी होती थी, लेकिन हमें हर शहर से देवी मां की मूर्ति प्राप्त हुई है। देवी मां की मूर्ति, इसीलिए हम बोल सकते हैं, लिख लेना, दैट्स वाई, इसीलिए इट वॉज अ फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, यह एक महिला प्रधान समाज हुआ करता था। फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, महिला प्रधान समाज हुआ करता था। यानी हेड ऑफ द फैमिली वॉज अ मदर, घर की मुखिया मम्मी होती थी। तो अगर पूछा जाए कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता थी, तो क्या आंसर होगा, फीमेल डोमिनेटिंग, महिला प्रधान समाज होता था। हेड ऑफ द फैमिली वॉज अ मदर, यानी कि घर की मुखिया या माँ ही हेड मतलब होती थी, पापा नहीं चलते थे। उसका मतलब पापा घर में रहते होंगे, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं आज के समय के हिसाब से, तो पापा
घर में रहते होंगे, मम्मी बाहर काम करने जाती होगी, तो जब मम्मी बेटे घर से काम करके मतलब बाहर से काम करने के लिए आती होगी तो पापा बेटे पानी लेके जाते होंगे, ये लो आप बाहर से बहुत थकावट हो गई होगी, सो टायर्ड, तो आप मतलब पानी पी लीजिए। हाँ जी मनीष, ठीक है, इस प्रकार से होता होगा। मतलब पापा की नहीं चलती होगी घर में, बेटे मम्मी की चलती होगी। तो सोचोगे पुरुष खौफ में रहते होंगे और महिलाएं बड़े चौड़ में रहती होंगी, यानी महिलाओं का बोलबाला रहता होगा एकदम, ठीक। तो अगर जैसे मान लो कि किसी 17, 18, 19, 20 साल के लड़के को अगर सपोज करो घर से बाहर जाना है, तो उसके पापा मम्मी बोला करते होंगे कि बेटे अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन को साथ में ले जाओ, क्योंकि पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटी की निगाहें ठीक नहीं है। इस प्रकार से मतलब होता होगा, ठीक। सर आपके यहाँ आप हेड हो? सार्थक जी पूछ रहे हैं, नहीं बेटा मैं हेड नहीं हूं, मेरे घर में हेड माँ है और कोई हेड नहीं है। ये सब कहाँ का कैसे खत्म हुआ अभी सब बताएंगे, अभी तो पढ़ो अगला फीचर, 8वां फीचर। 8वां फीचर लिख लो इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी में लिख लेना। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, बेस्ड, खेती आधारित या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी अर्थव्यवस्था थी अगर पूछा जाए, तो खेती आधारित या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। देयर वाज द एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। तो मुख्य काम खेती का था, खेती के ऊपर निर्भर करते थे भैया। तो कुछ फसलें पूछी जाएंगी, हैं, कुछ क्रॉप्स लिख दो भाई। फसलें, अब फस मत जाना, लेकिन फसलें कितनी फसलें लिखाई हैं। वीट, गेहूं मिला है, बारले, जौ मिला है, इंडिगो भी मिली है, यानी कि नील, इंडिगो बोले तो नील सुना होगा, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। थैंक यू भाई जॉय। एक हमें यहां से और क्या मिला है जी, कॉटन, कपास मिला है, कपास, पटेटो, आलू भी मिल गए हैं, राइस, चावल भी मिल गया है, मस्टर्ड, सरसों भी मिला है। अब क्या बच्चे की जान लोगे? अरे एटसेट्रा इत्यादि क्यों नहीं लिख देते, ठीक है। सावित्री जी बता दूंगा बेटा अभी, हाँ, एटसेट्रा इत्यादि, एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, लेकिन पशुपालन में भी विश्वास रखते थे। तो लिख लेना अगला फीचर, दे ऑल्सो बिलीव्ड इन पेस्टोरल एक्टिविटीज, या वी ऑल्सो फाउंड पेस्टोरल एक्टिविटीज। हमें पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब खेती मुख्य था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, उदाहरण, तो हमें मिला है ऑक्स, बैल मिला है, बैल। खेती किससे करेंगे? बैल से ही तो करेंगे। नील क्या होती है? अरे नील नहीं जानते क्या? अब वो सफेद कपड़ों को और थोड़ा सफेद या थोड़ा ब्राइट करने के लिए नील का इस्तेमाल होता है। टन 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 टप, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला।
नीला नीला सा होता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और मतलब पहले तो पाउडर फॉर्म में भी आता था। एक हमें जानवर यहां से मिला है, डॉग कुत्ता, बुल सांड मिला है, सांड। अरे भैया बफेलो भी मिली है, भैंस। और यहां से गोट, बकरी, शीप, भेड़, एटसेट्रा इत्यादि। बस आप एक नोट बनाकर पॉइंट लिख लेना। देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ काउ, गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ काउ, गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो बस ध्यान रखना गाय, लेकिन साला समझ में नहीं आया कि गाय नहीं मिली तो बैल कैसे आ गया यार, बिना गाय के बैल कैसे आ गए। तो भैया बिना मुर्गी के अंडा कैसे आया, भाई अंडा कैसे आया। तो हो सकता है कि या तो बैल इंपोर्ट कराया जाता होगा, बाहर से मंगाया जाता होगा, या गाय मिलती होगी, साक्ष्य नहीं मिले होंगे, या फिर गाय पहले खत्म हो गई होगी, कुछ ऐसा रहा होगा। तो गाय, इस सभ्यता में गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो जब भी हम पेस्टोरल पशुपालन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन मतलब बनता है, आपसे पूछा जाएगा मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल। सिंधु घाटी सभ्यता में उस जानवर का नाम बताओ जिसकी सबसे अधिक पूजा होती थी। सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला जानवर, कि सबसे अधिक पूजा किस एनिमल की या फिर किस जानवर की होती थी। मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल, सांड, काऊ का बच्चा, भैंस का बच्चा होता है बेटा सांड। काऊ का बच्चा बेटे बुल होता है, वो सॉरी ऑक्स होता है, बैल। नहीं नहीं, सब जीवित नहीं मिले हैं, जो साक्ष्य में लिखा रहा है उनकी हड्डियां मिली हैं, इनके अवशेष मिले हैं बेटा। नहीं, घोड़ा भी मिला, घोड़ा भी मिला है, लेकिन घोड़ा इनके यहाँ होता नहीं था, घोड़ा ये इंपोर्ट कराते थे, तो घोड़े की भी हड्डियां मिली हैं, लिखा है नहीं घोड़ा, बोन्स ऑफ हॉर्सेस कहां से मिली, सुरकोटदा से मिली। तो दो जानवर सबसे अधिक पूजे जाते थे, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे, इसी ऑर्डर में याद करना है। इसको सबसे पहले पूजा जाता था, फिर दूसरे नंबर पे प्राथमिकता इसकी थी। पहले नंबर पे पूजा जाता था वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, एक सींग वाला घोड़ा या सांड, एक सींग वाला घोड़ा या सांड, वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, एक सींग वाला घोड़ा या सांड। और दूसरा हम्प्ड बुल, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। कुबड़ आप समझते हो कि एक सांड होता है, उसके पीछे की तरफ का हिस्सा बेटे उड़ जाता है, वो एक कुबड़ टाइप का। उसे साइंस की भाषा में, हम बायोलॉजी की भाषा में एडिपोज टिश्यू कहते हैं, यानी कि अतिरिक्त ऊतक बन जाता है। ये सबसे वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, ये दो जानवरों के नाम है, आप याद रख लेना। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। फीचर नंबर अब 10, 10वां फीचर आप लिखें, वी फाउंड कोर्टयार्ड फ्रॉम एवरी हाउस। हर मकान से आंगन प्राप्त हुए हैं, आंगन, हर मकान से आंगन मिला है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हर मकान से आंगन मिला है। आंगन का मतलब है कि मकान लंबे चौड़े होते होंगे, बड़े बड़े होते होंगे, हमारी तरह शहरों की तरह नहीं। वही बालकनी है, वहीं से थोड़ा सा रास्ता निकल गया तो लॉबी हो गया, वही ड्राइंग रूम हो गया, वही डाइनिंग एरिया हो गया, वही आंगन हो गया। तो मकान लंबे चौड़े हुआ करते थे। अच्छा, हमें जो मकान मिले हैं,
जो हाउस मिले हैं, मतलब घर जो मिले हैं, वो आप पूछा जाएगा कितने मंजिला के मिले हैं, स्टोरे कितनी मंजिल के मिले हैं। तो लिख लेना, मकान 1 मंजिल के भी होते थे, 2 मंजिल के भी होते थे। छापो। घर जो मिले हैं वो 1 मंजिल के भी होते थे, 2 मंजिल के भी होते थे, और घर का जो मेन गेट होता था, ध्यान देना, मुख्य द्वार, घर का जो मेन गेट होता था, मुख्य द्वार जो होता था, वो बैक साइड पीछे की तरफ खुलता था। बैक साइड पीछे की तरफ खुलता था, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ खुलता था। हाँ, तो बड़े समृद्ध सिविलाइजेशन है भाई, पैसे वालों की सिविलाइजेशन है, गरीबों की सिविलाइजेशन नहीं है, ये पैसे वालों की सिविलाइजेशन है। एक मंजिल के भी होते थे मकान, 2 मंजिल के भी होते थे, मुख्य द्वार पीछे की तरफ होता था, 2 द्वार होते थे, आगे की तरफ छोटा द्वार और बड़ा द्वार पीछे की तरफ। 12वां फीचर, वी फाउंड बाथरूम फ्रॉम एवरी हाउस। बाथरूम, हर मकान से स्नानागार प्राप्त हुआ है, हर मकान से स्नानागार। देख रहे भाई, 5000 साल पहले भी हर मकान में बाथरूम होता था, यानी बेसिक सुविधाओं के लिए लोगों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता था, औरतें सेफ थी। वैसे पुरुष प्रधान समाज, महिला प्रधान समाज है, तो वो तो वैसे सेफ होंगे भाई। अरे बिल्कुल, तो क्या बेटा मजाक में करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते तभी तो करा रहे हैं। हाँ हाँ, तो ध्यान रखिए, बाथरूम, हर मकान से बाथरूम मिला है। तो आप सोचो, आज भी कई एरिया इंडिया में ऐसे कि जहां लोगों को बेटे बेसिक कामों के लिए मतलब बाथरूम वगैरह नहीं है, घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो जो हर मकान से बाथरूम मिला है, ओहो क्या बात है, कि कतई जहर सभ्यता थी भाई, एकदम जहर। 13वां फीचर लिख लो, इस सभ्यता की स्क्रिप्ट, लिपि। लिपि को लेकर बड़ी अटकलें बनी हैं, बड़ी ही बातें बनी हैं, बहुत बहुत बातें मतलब बनी है कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, ये होता होगा, वो होता, फलाना होता होगा, ढिमका होता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप आंसर पूछ ले जाए, इस सभ्यता की लिपि थी अनडेसिफर्ड, स्क्रिप्ट वॉज अनडेसिफर्ड, मतलब जिसे पढ़ा नहीं गया है, जिसे पढ़ा ना गया हो। मतलब हमें पूरी तरीके से इनकी लिपि समझ में नहीं आई, हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, सब कुछ कर लिया, परमाणु बम का आविष्कार कर लिया, लेकिन अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि नहीं समझ पाए। लेकिन हम इतना समझ गए हैं कि ये लिपि लिखी जाती थी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, ये दोनों तरफ से लिख लेते थे। ये अपने देखो ना पूर्वज कितने जबरदस्त थे भाई, कितने जबरदस्त थे। ठीक, मतलब ये राइट टू लेफ्ट ऐसे कोई लिखना, कोई लाइन की शुरुआत करे, आप ध्यान दो, ऐसे किसी अरे यार क्या हो रहा है भाई, हाँ, ऐसे किसी लाइन की शुरुआत करी, ये लाइन यहीं समाप्त हो गई, अगली लाइन यहां से शुरू कर दी, यहीं समाप्त हो गई, अगली लाइन यहां से शुरू कर दी, ये यहीं समाप्त हो गई, अगली लाइन यहां से शुरू कर दी, ये समाप्त हो गई, फिर लाइन यहीं से शुरू कर दी। इस तरीके से लिख लेते थे। और हमें इतना समझ में आ गया है कि ये कैसे लिखते थे, आप पिक्टोग्राफिक। ये लिपि कैसी थी, ये अक्षरों की नहीं थी, ये थी चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक थी, लेकिन इनकी लिपि चित्रात्मक थी, चित्रात्मक। चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक लिपि होती थी, चित्रात्मक मतलब लिपि होती थी। ठीक है, चित्रात्मक लिपि होती थी, पिक्टोग्राफिक लिपि होती थी। चित्रात्मक लिपि के आधार पर ही सारे के सारे ये काम चला करते थे। हाँ, पिक्टोग्राफिक मतलब ये सिंबल्स में लिखते थे।
प्रतीकों में लिखते थे, चिन्हों में लिखते थे। किस में लिखते थे? चिन्हों में लिखते थे, चिन्ह होते थे मतलब। और आपसे पूछा जाएगा कितने सिंबल, कितने चिन्ह मिले हैं, तो 400 यानी कि 400 सिंबल मिले हैं। अरे हिस्ट्री आपके क्या कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आपका मजाक मजाक में खत्म हो जाएगा, लेकिन मजे में लेना मत। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में उतार लेना इसको। देखो नहीं स्कूल वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। 400 सिंबल मिले। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि कैसे लिखते होंगे, तो आप देखना, जैसे सपोज करो ट्राइंगल का ये जो सिंबल है, मान लो ये लड़के का सिंबल है, लड़का। सर्कल का ये जो सिंबल है, ये मान लो ये लड़की का सिंबल है। सर्कल का मतलब गोल का मतलब लड़की, और ट्राइंगल का मतलब लड़का। अगर इज इक्वल टू का साइन लग जाए तो दोनों की शादी हो गई। शादी शादी है तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे। अब इनसे हुआ एक लड़की और हुआ एक लड़का। लड़का पागल है तो इसकी शादी नहीं हुई। लड़की सुंदर है, देख रहे ये सिर्फ लड़की है, लेकिन सुंदर लड़की है तो हमने बिंदी लगा दी। इसकी शादी हो गई, लेकिन जिससे शादी हुई वो पागल है। इस प्रकार से सिंबल में लिखा करते होंगे, चिन्हों में लिखा करते होंगे। मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। हाँ, चिन्हों में लिखा करते होंगे। जैसे मान लो कि कोई सिंबल है कि ये हाथी है, तो हमें बोलना ये हाथी है, तो ये हाथी है। आह क्या बात है, कितनी रफ्तार में हमने बता दिया। अब मान लो कि ये जो सिंबल है ये किसी के मकान का सिंबल है, तो आपने मतलब बता दिया ये घर है। देख रहे हो, हाँ 400 सिंबल है, मतलब 400 अलग अलग सिंबल में हमारे पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि को लिखा करते थे। 400 अलग अलग सिंबल में। बहुत ही जबरदस्त लोग होंगे। इतनी जबरदस्त सभ्यता समाप्त कैसे हो गई यार, मतलब खत्म कैसे हो गई, ये वाली बात बड़े दुख की बात है। तो लिख लीजिए कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, पतन के कारण, इस सभ्यता की पतन के कारण। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन पहला लिख लें, किसी ने बताया ड्यू टू फायर। आग लगने की वजह से सभ्यता समाप्त होगी। आग की वजह से आग लग गई और सभ्यता नष्ट हो गई। किसी इतिहासकार ने बोला नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हो मियां, ड्यू टू अर्थक्वेक। अरे भैया भूकंप आया, जमीन फट गई, सब मर गए भूकंप की वजह से। किसी अरे आपको ज्यादा पता है, अरे हमें ज्यादा पता है। एक इतिहासकार आए, बोलते नहीं नहीं भाई, ड्यू टू फ्लड, बाढ़ की वजह से। बाढ़ आई, सब बह गए यार, सब मर गए। क्या बताऊं भाई साहब। एक तो और महान आया, बोलता है ड्यू टू मलेरिया। अरे मलेरिया की बीमारी फैल गई भाई, बताओ मच्छर भी होते थे, लेकिन तब बेटे मोर्टीन या ऑल आउट वगैरह नहीं होते होंगे बेचारे, वरना फंस जाते हैं। एक बोलता है अरे भाई साहब आपको अच्छा था पता है, मैं ज्ञानी हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो बोलता है नहीं नहीं, ड्यू टू इन्वेजन ऑफ आर्यंस। ये कहता है कि नहीं, आर्यों के आगमन की वजह से, आर्यों का आगमन, बोल आर्यंस आए और आर्यों ने आके सभी को खत्म कर दिया। अरे इनकी लिपि को आप मोनिका पूछी सर किसने पढ़ा, अरे पढ़ा ही तो नहीं गया है, तभी तो बेटे अनडेसिफर्ड है। आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो इनकी लिपि को पूरे तरीके से पढ़ सके, समझ सके। बस कुछ बातों को सिर्फ एविडेंस से, कुछ मतलब निशानों से हम थोड़ा बहुत समझ पाए, पूरी तरीके से अभी नहीं समझ पाए हैं। एक तो और महान आता है और कहता है कि नहीं भाई, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस।
पर्यावरण असंतुलन की वजह से, या क्लाइमेट चेंज लिख लो, ये बढ़िया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से, एक बोलता है क्लाइमेट चेंज हो गया भाई, पर्यावरण बढ़ गया, एनवायरमेंट, जल वायु परिवर्तन की वजह से सूखा पड़ गया। अब एग्जाम में तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे ना कि अरे यार अब ये इतने सारे ऑप्शन आ गए, हम किसको माने। तो नीचे के दो पर स्टार बनाओ, नीचे के दो को बॉक्स में बंद कर लो। ये नीचे के दो सबसे अहम है, मैक्सिमम इतिहासकार या हिस्टोरियन ने नीचे के दो को सबसे अहम माना है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। एस्टेक सभ्यता पता है, माया सभ्यता पता है, सब पता है। इन दोनों में भी अगर कुछ अहम है तो जलवायु। इन दोनों में भी कभी किसी को लगाना पड़े तो जलवायु लिख लो, मेन कॉज। ये एक मुख्य कारण होता था, दैट वॉज द मेन कॉज। ये एक मुख्य कारण होता था। उम्मीद है यहां तक कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कष्ट पीड़ा दर्द दुख तकलीफ यहां तक तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अरे वैदिक काल भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, आर्यंस का आगे तभी आगे बताएंगे अगले वाले चैप्टर में। अब आता है कि कुछ आइटम्स को ये इंपोर्ट कराते थे, तो यहां आप लिख देना इंपोर्ट्स मतलब आयात, अरे आइटम वस्तु, और यहां लिख देना फ्रॉम से। कहां से कौन सी वस्तु सिंधु घाटी सभ्यता में आती थी, तो मुख्यतः सबसे पहले लिखें गोल्ड। जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे करो ना, तो गोल्ड दो क्षेत्रों से मुख्यतः आता था। एक तो कोलार से, कोलार की खाने कहाँ है, कर्नाटका में है, आपको याद होगा। एक तो कोलार से यानी कि कर्नाटका से, और एक आता था पर्शिया से, मतलब के फारस से। तो सोना सिंधु घाटी सभ्यता में दो स्थान से आता था, एक तो पर्शिया और एक कोलार यानी कर्नाटका फारस। फारस बोले तो आज के समय का ईरान है। क्या है, आज के समय का ईरान है। दूसरा महत्वपूर्ण आइटम आप इसमें लिख लीजिए कॉपर, तांबा। व्हेन यू गेटिंग गोल्ड वाई गो फॉर तांबा। ओके, तांबा मुख्यतः मंगाते थे खेतड़ी से। खेतड़ी तो सुना ही होगा बेटा आपने, खेतड़ी राजस्थान में है, तो राजस्थान के खेतड़ी से तांबा आता था। तीसरा आइटम आप इसमें मतलब लिख लीजिए टिन। टिन बहुत सुना होगा, तो टिन का बहुत बड़ा महत्वता है। टिन मंगाते थे अफगानिस्तान से। और चौथा और आखिरी आइटम मतलब लिख लीजिए स्टोन, सॉरी रत्न, प्रीशियस स्टोन। रत्न कहां से मंगाते थे, जैसे जैसे मेरे हाथ में आप देखो हीरा, पुखराज है तो पुखराज, पन्ना, नीलम, ये सब मतलब कहां से मंगाते थे, तो रत्न मंगाते थे साउथ इंडिया दक्षिण भारत से। साउथ इंडिया दक्षिण भारत से ये इनके रीजन होते थे मंगाने के, जहां जहां से इस टाइप से इंपोर्ट कराया करते थे। आपसे क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा कि मैक्सिमम हमें कौन से एविडेंसेस या कौन सी वस्तुएं हमें यहां से प्राप्त हुई हैं, तो नोट बना के लिखें, वी फाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रॉन्ज आइटम्स। हमें सबसे अधिक कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं सभ्यता से। सबसे ज्यादा कांसे की वस्तु प्राप्त हुई है। किसकी वस्तु, कांसे की वस्तु। ठीक है, कांसे की वस्तु। तो वो आपसे मतलब पूछेगा कि ब्रॉन्ज आइटम्स कांसे की, ये जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ब्रॉन्ज आइटम्स जो हमें प्राप्त हुए कांसे की, जो हमें
वस्तुएं जो मतलब मिली हैं, तो कांसा किससे बनता था? कांसा दो धातुओं से मिलकर बनता था, कॉपर, तांबा प्लस टिन। कॉपर और टिन को अगर एक कर दो तो आपका बन जाएगा ब्रॉन्ज, मतलब के कांसा। ठीक है, ब्रॉन्ज मतलब के कांसा, ध्यान रखिएगा। ये सभी वस्तुओं को किसने खोजा है? तो एक और नोट लिख लेना, ASI। ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कवर्ड बाय ASI। ASI ने खोजा है। ASI बोले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सब कुछ ये किसने खोजा है? खोज किसने की है? डिस्कवर का श्रेय किसे जाता है? ASI को मतलब जाता है। हालांकि सबसे पहले व्यक्ति दयाराम साहनी थे। भारतीय पुरातत्व सर्वे या विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वे या विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वे या विभाग। यहां तक कोई दिक्कत? सब कुछ खोज ASI ने की है। किसने की है भैया? ASI। ASI की स्थापना हुई है, इस्टेब्लिशमेंट लिख लीजिए 1861, 1861 में ASI की स्थापना हुई। और आज के समय में ASI का हेडक्वार्टर, मुख्यालय है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय है। हाँ, वो एक एक्सेप्शन में है मीरा जी। अच्छा, ASI के पहले चेयरमैन का नाम लिख लीजिए। फर्स्ट चेयरमैन यानी पहले अध्यक्ष, पहले सभापति। ASI के पहले अध्यक्ष हुए हैं एलेक्जेंडर। 1861 में कौन बने? कनिंगम। एलेक्जेंडर कनिंगम। तो एलेक्जेंडर कनिंगम साहब ASI के पहले चेयरमैन रहे हैं, पहले अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं को मतलब कहा गया है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। कुछ अगर छूट भी जाए तो बाद में वीडियो रहेंगी, आप इसे वीडियो को बार बार रिपीट करके भी भाई देख सकते हैं। हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन एक दावा है कि हर चीज आपको समझ में अवश्य आएगी। भारतीय पुरातत्व के पिता कनिंगम साहब, एलेक्जेंडर कनिंगम, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष, मतलब यही रहे। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था, बहुत ही प्यारा चैप्टर। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से आइटम्स है, कौन कौन से आइटम कहाँ से आए हैं, जरा आप इन्हें एक बार मतलब देख भी सकते हैं, बाद में आप वीडियो के रोक के भी लिख सकते हैं। तो आशा है ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास भी हम शुरू करेंगे। ओके गाइस, चलिए अब आपके सवालों को हम लोग मतलब पकड़ लेते। देखो, जैसे गोल्ड पर्शिया से आया, फारस से आया, आज का ईरान है सोना, कोलार से आया, कॉपर खेचड़ी राजस्थान से आती थी, टिन अफगानिस्तान से आता था, और रत्न साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत से आया करते थे। टाइमिंग वैसे तो आपको पता है कि मेरी टाइमिंग सुबह 10 या 10:15 की होती है। वैसे 10:15 बजे ही मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा है। लेकिन अभी रीजनिंग वाले जो हमारे सर हैं, उनको मतलब सुबह 10 बजे की टाइमिंग की थोड़ी नीड थी, क्योंकि कुछ बैचेस वगैरह शायद मतलब सर का कुछ एंड हुआ अभी,
तो अभी सुबह के टाइम उनकी क्लास रहेगी। अभी मेरी जो टाइमिंग है 7:30 बजे की, कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी मैं सुबह की ही कोई टाइम ले लूं। लेकिन अभी जब तक कोई मैनेजमेंट नहीं होता या फिर कोई मैनेज नहीं हो पाता या कोई कोई स्थिति सॉल्व नहीं हो पाती, तो हम इस टाइमिंग को सुबह सॉरी शाम को 7:30 बजे का ही रखेंगे। ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर मतलब हमने यहाँ किया है। नेक्स्ट चैप्टर सॉरी अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल ही हम 7:30 बजे ही इस क्लास को लेंगे। लेकिन अब हम कल इसके प्रैक्टिस शीट करेंगे। अब कल हम प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे जो 2 चैप्टर हुए हैं, जैसे कि स्टोनेज मान लो और आईवीसी मान लो। पीवाईक्यू बेस्ड करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। पीवाईक्यू को अपना आधार बनाएंगे हम, ताकि आपको पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, या किस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलेगा, इस कल मिलते हैं 7:30 बजे। तो मैंने बता दिया कि टाइमिंग क्यों चेंज हुआ, इसीलिए कल क्लास नहीं हो पाती, क्योंकि टाइमिंग का इशू बन रहा था। तो कल गाइस हम लोग मिलते हैं आपसे ठीक 7:30 बजे क्लास के साथ। जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, इसके प्रिंटेड नोट्स आप तक अपलोड करवा दिए जाएंगे। और ये जो पूरे के पूरे मैंने आज लिखा है, इसकी पीपीटी पीडीएफ भी आपको बैच में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम है चैनल, आप उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी दीपक द शर्मा के नाम से इंस्टाग्राम की आईडी, आप उसे भी मतलब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर क्लास 9 बजे होती है। ठीक है, उसके लिए हमारी और मुलाकातें आपकी अक्सर होती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।